गुड आफ्टरनून। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं, कितने प्रकार का न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड के कार्य क्या हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आइए लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो देखें, इसको सिंपल हम अगर हिंदी में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कोशिकाओं के न्यूक्लिक एसिड के निर्माणकारी खंड या एकलक इकाइयां है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कोशिकाओं के न्यूक्लिक एसिड के निर्माणिक खंड है या एकलक इकाइयां हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का। और हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए और आरएनए होता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड बनता किसका है। न्यूक्लियोटाइड हमारा बनता है, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में होता है बीएसपी। याद कर लीजिएगा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी नहीं। बीएसपी का मतलब यहाँ हम बेस, बी फॉर हम बेस की बात करेंगे, बी फॉर बेस, यानी यहाँ नाइट्रोजनस बेस होगा, और यस फॉर हमारा शुगर होगा, जो यहाँ पे पेंटोज शुगर है, और फिर यहाँ पे हमारा फास्फेट ग्रुप, यानी यहाँ पे फास्फोरिक एसिड की बात होगी। तो हम बेस में जानते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस, आइए देख लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। आप जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस जो है दो प्रकार का होता है। एक हमारा है प्यूरीन, जिसको शॉर्टकट में इसके अंदर हमने क्या आएगा, पियाजी से याद करेंगे इसको, पियाजी, यानी पी फॉर प्यूरीन और ए फॉर एडिनिन और जी फॉर ग्वानिन। तो ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। और दूसरा नाइट्रोजनस बेस हम जानते हैं, इसके अंदर होता है पाइरेमेडीन। तो पाइरेमेडीन में हम जानते हैं कि पाई कट मतलब प्यार कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होगा सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल और टी से थायमीन। तो ये हमारे हैं नाइट्रोजनस बेस। और हम जानते हैं कि प्यूरीन हमारा, इसके अंदर 9 मेंबर होते हैं, या डबल रिंग की होती है। और इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन पाई जाती है 1379 पे पाई जाती है, ये बातें हम जानते हैं। और पाइरेमेडीन जो है सिंगल रिंग होती है ये, और इसके अंदर 6 मेंबर इसके मेंबर कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, या सिंगल रिंग होती है भाई। और इसके अंदर जो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे बेस की पेयरिंग होगी, 1 और 1 की होगी, यानी शुगर का नंबर 1 कार्बन और नाइट्रोजन नंबर 1 पे यहाँ पे बेस पेयरिंग हो, मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ 1 और 9 का बनेगा। तो ये तो जनरल सी बात है जो नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे शुगर हमारी होगी, ये 5 कार्बन इसमें पाए जाएंगे, पेंटोज शुगर होगी, और इसमें फास्फेट ग्रुप की बात होगी। ये तो रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड जो है कैसे बनते हैं, उसको थोड़ा सा आइए देखते हैं।
तो देखें, एक हमारा ये पेंटोज शुगर लेते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर। चलिए, पेंटोज शुगर हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे हमारा OH या H भी होगा और यहाँ हमारा होगा OH, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं कि चौथा कार्बन होगा, ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और पांचवा जो कार्बन होगा ये जो CH2H ये अलग होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि पांचवा पे यहाँ पे होता है, इसकी बात इधर है भाई। चलो, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इसी से हमको क्या करना है, बेस का जुड़ाव होना है, यानी कार्बन नंबर 1 से हमारा बेस का जुड़ाव होना है। अब देखिए क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस है। अब इस नाइट्रोजनस बेस में हमारा प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडीन भी हो सकता है। तो अगर हम पहली बात लेते हैं, यहाँ मान लीजिए सपोज कर लीजिए प्यूरिन ले ले, प्यूरिन, तो प्यूरिन में हम जानते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस का बॉन्ड बनेगा, हम लोग जानते हैं कि प्यूरिन में ये प्यूरिन में हमारा ये 9 मेंबर होते हैं और 13, 79 यानी 1, 3 और 7 और 9 पे ये मेंबर मतलब नाइट्रोजन का पाया जाना होता है। तो इसके कार्बन नंबर 1 का जब नाइट्रोजन से यानी 1 या मतलब 1, 13, 79 जो इस पे नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, तो इसमें 9वें नंबर के नाइट्रोजन यहाँ से, तो 9वें नंबर का यानी यहाँ से मिलन होगा, यानी कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन का 9 नंबर यहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया 1 और 9 का, इधर से बन गया। अगर प्यूरिन हुआ तो चाहे वो एडिनिन की बात हो चाहे ग्वानिन की बात हो, अगर यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन शुगर का कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे प्यूरिन का नाइट्रोजन नंबर 9 का जब आपस में मिलन होगा इधर से, तो ये बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अगर यही मान लीजिए प्यूरिन ना हुआ, पायरिमिडीन हो गया, तो भी बॉन्ड बनेगा, पायरिमिडीन बनेगा। तो पायरिमिडीन में जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे बस क्या होगा, कार्बन का यानी शुगर का कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1 का यहाँ बॉन्ड बनेगा, और यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अब आपको ध्यान यह देना है कि अगर यह राइबोज प्रकार का शुगर है, जैसे मान लीजिए OH है, तो यहाँ से राइबोज प्रकार का यहाँ पे बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यहाँ पे अभी इधर हम नहीं जोड़ रहे हैं, इधर हम सिर्फ शुगर का और नाइट्रोजनस बेस की हम बात कर रहे हैं। शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में मिल रहे हैं तो आप देख रहे हैं इधर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, चाहे प्यूरिन से हो सकता है या पायरिमिडीन से हो सकता है, ठीक है। अगर प्यूरिन से हुआ तो कार्बन नंबर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसका 9 नंबर का नाइट्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ कार्बन नंबर 1 का इसका 1 नंबर का नाइट्रोजन जुड़ेगा। इसमें डबल रिंग होता है प्यूरिन में, आप जानते हैं, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है। तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर यह राइबोज प्रकार के शुगर से मिला तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जो बन रहा है राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है, चाहे वो प्यूरिन की बात हो चाहे पायरिमिडीन की बात हो। अगर प्यूरिन की बात बनेगी, जैसे एडिनिन होगा, तो एडिनिन के हिसाब से हम लोग राइबो न्यूक्लियोसाइड, एडिनो राइबो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और अगर ग्वानिन के हिसाब से बनेगा तो उसके हिसाब से कहेंगे, अगर यहाँ पे पायरिमिडीन के हिसाब से बनेगा उसके हिसाब से कहेंगे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ से ले करके यहाँ तक
यानी ये शुगर से लेकर के हम क्या देख रहे हैं, शुगर से लेकर के और ये प्यूरिन या पिरिमिडीन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ये हमारा हो गया न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड, मतलब हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड में एक पेंटोज शुगर और प्लस प्यूरिन या पिरिमिडीन में से कोई एक जुड़ेगा तो ये हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मान लीजिए यहाँ OH के जगह पे H आ जाए, यानी एक O यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाए, तब क्या बनेगा, यह डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा। तो जब डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और प्यूरिन या पिरिमिडीन का मिलन होगा, यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा, तो इसको हम ये कहेंगे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, और वहाँ था राइबोज न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड इधर बनेंगे, चाहे वो प्यूरिन से बने और चाहे पिरिमिडीन से बने। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखें, हमारा शुगर तो यही है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये शुगर हमारा यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, P है भाई, ठीक है, एक फास्फेट ग्रुप हमको यहाँ जोड़ना है। अब देखें OH अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अब एक फास्फेट यहाँ से आके जुड़ रहा है। जब एक फास्फेट यहाँ से जुड़ रहा है तो होगा क्या, अब यहाँ देखिए, ये इसका यहाँ से एक ये मिलेगा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए, और ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से रिलीज हो जाएगी H2O, ठीक है, ये पानी बन के निकल जाएगा। अब इसके वजह से जो यहाँ बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को कहेंगे फास्फोएस्टर, एस्टर बनेगा, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फेट एस्टर बॉन्ड बना। तो अब यहाँ से देखिए, ये शुगर हुआ, एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा तो फास्फेट एस्टर बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से लेकर के जब आप यहाँ तक जब जाओगे तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी एक फास्फेट जुड़ा है, इसलिए यह मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हम क्या देख रहे हैं कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और प्लस एक फास्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो वह हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो हमको मिला हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि यह न्यूक्लियोटाइड जो है राइबोज शुगर के साथ भी बन सकता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी बन सकता है। तो आइए दोनों को देख लेते हैं। कई बार पूछता है, मान लीजिए पूछ दिया कि 8 न्यूक्लियोटाइड्स के नाम बताओ, तो आप क्या करोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं राइबोज प्रकार का, राइबोज। तो सपोज कर लीजिए कि राइबोज प्रकार का शुगर है और वहां से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होना है, तो हम प्यूरिन पहले ले लेते हैं भाई, प्यूरिन। तो देखिए, प्यूरिन में आप जानते हो कि पहला एडेनिन है, दूसरा ग्वानिन है, ठीक, और इसी में आता है पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन में जाइए तो साइटोसिन, और आप जानते हैं कि राइबोज है तो इसमें क्या पाया जाएगा भाई, यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक। अब चलिए, ये हमारा है, ए से हमने याद किया एडेनिन, सपोज कर लिए एडेनिन है, और प्लस हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, ये प्यूरिन ले लिया। सपोज कर लीजिए कि हमने प्यूरिन में से
यानी एक नाइट्रोजनस बेस हमने ले लिया, नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है हमने सपोज कर लीजिए कि नाइट्रोजनस बेस जो है राइबोस प्रकार का शुगर हमने सपोज कर लीजिए ले लिया। तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है हम ले रहे हैं राइबोस प्रकार का, क्योंकि राइबोस की बात चल रही है। चलो भाई, नाइट्रोजन राइबोस प्रकार का शुगर ले लिया और एक जो है हमने इसमें क्या किया, फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया। तो अब यह देखिए क्या हो जाएगा, अब यह एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा, एडिनाइलिक एसिड, नाइलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिनाइलिक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से ग्वानिन में जब हम ये राइबोस शुगर और ये जोड़ेंगे, यही सारी चीज़ें जोड़ेंगे तो ग्वानिन, तो यही चीज़ें राइबोस प्रकार का, राइबोस प्रकार का शुगर अगर हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, फास्फेट जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह से साइटोडाइलिक, यहाँ पे हम साइटोसिन लेंगे और इसमें यही राइबोस शुगर, फिर यही चीज, तो ये हो जाएगा साइटोडाइलिक एसिड। ठीक, अगर यही से यू ले लेगा यानी यूरेसिल होता है, आप जानते ही हो, और प्लस इसमें राइबोस शुगर लिया प्लस फास्फेट ग्रुप जोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा यूरेडाइलिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि राइबोस प्रकार के जो शुगर बने वो क्या हुए भाई, राइबोस प्रकार के शुगर हमारे बने हैं, तो ये एडेनिन से बना तो एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन से बना तो ग्वानाइलिक एसिड, साइटोसिन से बना तो साइटोडाइलिक एसिड, और यूरेसिल से बना तो यूरेडाइलिक एसिड। तो ये हमारे हो गए राइबोस शुगर से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड। तो 4 न्यूक्लियोटाइड यहां हमारे हो गए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ये राइबोस के अलावा डीऑक्सी राइबोस की बात करते हैं। अगर यहां से डीऑक्सी राइबोस, तो डीऑक्सी राइबोस जब हम शुगर लेंगे तो क्या होगा, यहां से एक ऑक्सीजन यहां से हट जाएगी भाई, तो वही चीज हम जानते हैं कि यहां हो जाएगा एडेनिन के साथ हमारा जुड़ेगा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एडेनिन के साथ जब हमारा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहां सपोज कर लीजिए कि हमने एडेनिन ले लिया, एडेनिन, तो एडेनिन के साथ जब हम डीऑक्सी राइबोस शुगर लेंगे और प्लस एक फास्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे बस इतना ही हो जाएगा कि डीऑक्सी बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ठीक, इसी तरह से एडेनिन ग्वानिन इसमें भी होगा, तो इसको हम ऐसे ही जब बनाएंगे ग्वानिन के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्वानाइल डीऑक्सी, यहाँ बस यही बोलिएगा कि डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। और इसी तरह देखिए साइटोसिन इसमें भी होगा भाई, तो यहाँ भी वही बोलेंगे डीऑक्सी साइटोडाइलिक एसिड। इसी तरह से यूरेसिल के जगह पे आप जानते हैं कि यहाँ पे थायमीन पाया जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज बोलना है डीऑक्सी थाइमाइडाइलिक एसिड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हमारे सामने आ गए। तो कभी पूछता है कि आप बताएं कि 8 न्यूक्लियोटाइड के प्रकार बताइए, या 8 न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताइए, 8 न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं उनको बताइए, तो आपको यही सब लिखना है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के साथ ही साथ हमने बात की, न्यूक्लियोटाइड के साथ ही साथ हमने बात की कि कितने प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं और किससे किससे कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में एक फास्फेट ग्रुप और हम जोड़ दें, सपोज कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे
और मान लीजिए सपोज कर लीजिए एक फास्फेट ग्रुप और जोड़ दें हम यहाँ पे इसी तरह से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे मैक्सिमम 2 ही हम जोड़ सकते हैं कि फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर तो आप देख रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, इधर फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है, वेरी हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं ये, इसके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है। अगर एक फास्फेट जुड़ा है और एक और फास्फेट जुड़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई फास्फेट कहेंगे, यानी एडीपी जैसे आप नाम सुनते हो एडीपी, तो ये क्या है, एडिनोसिन डाई फास्फेट, यानी एडिनोसिन से 2 फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एडिनोसिन डाई फास्फेट हो गया है। अगर एक और जुड़ जाएगा तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट हो जाएगा। तो ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियो यानी एडीपी, और 3 जुड़ गए तो एटीपी की बात हो गई। अब हम सीधे चलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य की तरफ चलते हैं, सीधे हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य। अगर आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य बताओ, न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य शॉर्टकट में याद करने के लिए आप याद रखोगे फारनेकर, बस इसी से आपका काम बन जाएगा। तो फारनेकर का मतलब पहला काम, देखिए फार से हमने यूज किया है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला काम। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। यानी अगर यहीं भी हम लोग देख रहे हैं कि राइबोज प्रकार के शुगर से अगर मिलेगा तो ये जो हमारा बनेगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यानी आरएनए बनाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। और दूसरा जो है अगर डीऑक्सी राइबोज प्रकार का शुगर बनता है तो डीएनए बनेगा, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये रहा हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, क्योंकि निर्माणकारी खंड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये पहला कार्य आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे कार्य की तरफ। दूसरा हमारा जो कार्य है आप याद रखेंगे ई, यानी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इससे एनर्जी का निर्माण होता है, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो अब फिर इससे जैसे ही दूसरा जुड़ रहा है तो एटीपी हाईली एनर्जेटिक वैल्यू होता है, यानी एडीपी और एटीपी ये बनते हैं इसके माध्यम से, और यही हाईली एनर्जेटिक वैल्यू वाले होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। यही जो है हमारी एटीपी हम जानते हैं कि ये करेंसी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, तो ये बनती है और यही एनर्जी हमारी कोशिका के कार्य आती है। तो ये एटीपी या एडीपी के बनने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तीसरा काम, तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं एडीपी एटीपी ये सारी चीज़ें तो बन ही रही हैं। इसके अलावा जो तीसरा हम काम देख रहे हैं कोएंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम भी होता है भाई, कोएंजाइम। तो फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यानी ये क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों से दूसरे जो अणु हैं, यानी ये जो क्षार के न्यूक्लियोटाइड तो बन ही रहा है, इसके अलावे जो दूसरे अणु हैं उनसे भी ये मिल जाते हैं, और मिल करके देखिए क्या करते हैं,
अभी हम लोगों ने देखा कि एक या दो जो फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इससे हाईली एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, ये कैरी कर रहा है और जा करके वो रिलीज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एडीपी और एटीपी तो बना ही, अब हम लोग को एंजाइम की बात करेंगे। को एंजाइम में जैसे आप देखेंगे एडीपी बने, एडिनोसिन डाइफास्फेट का बन जाना हो, अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा कार्य हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कार्य हमारा, हमने न्यूक्लिक एसिड का बनना देखा, एनर्जी का फॉर्मेशन देखा, और हम देखते हैं तीसरा जो हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम। तो देखिए ये दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर के कोएंजाइम का भी निर्माण करते हैं। जैसे आप देखेंगे NADP, FAD, इस तरह की चीज़ें भी ये बनाते हैं। जैसे ये निकोटिनेमाइड, इसको आप NAD क्या है, निकोटिनेमाइड, एडीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरह से निकोटिनेमाइड, एडीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, भाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से फ्लेविन, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कोएंजाइम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और चौथा काम हम ये ले सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे विटामिन बी के निर्माण वगैरह में भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और आर से हम देखेंगे कि रेगुलेटरी सब्सटेंस के रूप में भी यह काम करता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप देखेंगे कि जो साइक्लिक AMP जो होता है, साइक्लिक AMP जिसको हम शॉर्ट में एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेटरी एक्शन लेता है। ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिकीय प्रकार हैं उसमें रेगुलेशन का यह काम करता है। इसी के साथ ही आप देख रहे हैं NAD या NADP या FMNA या FAD, ये भी जो बन रहे हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन होते हैं या रिस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं उसमें भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये रहा संक्षेप में न्यूक्लियोटाइड्स के कार्य। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।